हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश सतार है और आज हम बात करने वाले हैं कन्याकुमारी और रामेश्वर टूर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्याकुमारी का टूर करना एक सपना था और ये सपना आखिर पूरा हुआ। मेरे साथ है मेरे दो दोस्त चिल्टन और अक्षर, जो मेरी तरह ही ट्रैवलिंग के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते। जब मैं सिर्फ 7 साल का था तभी मेरे डैडी ने कन्याकुमारी रामेश्वर का टूर किया था। जब मेरे डैडी ये सब टूर करके वापस आए तब उन्होंने सभी जगह के फोटो एल्बम्स लाए और बाद में हर एक पिक्चर दिखाकर मुझे एक्सप्लेन किया था। वो एल्बम्स आज भी मेरे पास है। इस एल्बम में सबसे बेस्ट पिक्चर पंबन ब्रिज की है, जो बड़े शिप्स आने के टाइम ब्रिज खुल जाता है। कन्याकुमारी ये टूर बहुत बार और बहुत पहले डिसाइड किया था, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल करना पड़ा था। पर आज आखिर कन्याकुमारी पहुंच गया मेरे दोस्तों के साथ। कन्याकुमारी रामेश्वर के पूरे टूर में मैंने मेरे डैडी को बहुत मिस किया। दोस्तों, कन्याकुमारी में दिन की शुरुआत काफ़ी शानदार होती है। जब सूरज की रोशनी इन तीनों समुद्र के ऊपर पड़ती है तो समुद्र के अंदर के मोती चमक उठते हैं। यहाँ पे लोग सनराइज देखने के लिए सुबह 3 बजे से आके रुकते हैं। ये नज़ारा देखते समय ऐसा लगता है जैसे हज़ारों साल के बाद एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ईयर 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन में तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस स्थान के 3 दिन साधना के बाद उन्हें लक्ष्य प्राप्त हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद वो शिकागो सम्मेलन में गए और वहाँ अपने भाषण से भारत का नाम ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अब सोचिए, जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, ऐसी जगह पर मेडिटेशन करने का प्रभाव कितना पावरफुल हो सकता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वही लोग इस बात का इंपॉर्टेंस समझेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रकृति के होने के कारण उनके घर में रोज पूजा पाठ होते थे। भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। उनके घर में भजन कीर्तन भी होते रहते थे। परिवार के धार्मिक वातावरण के प्रभाव से स्वामी जी को बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। स्वामी जी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान बालक थे। दोस्तों, ये स्टैचू एक महान संत कवि थिरुवल्लुवर जी का है। थिरुवल्लुवर जी का जन्म मायलापुर, भारत में हुआ था। थिरुवल्लुवर जी ने एक तमिल ग्रंथ की रचना की। तमिल भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ को वेद की तरह माना जाता है, जिसमें 1330 कविताएं तथा 133 अध्याय है। थिरुवल्लुवर जी का जीवन बड़ा ही सीधा सरल था। वे आजीवन दूसरों के लिए जिए। उन्होंने लोगों को बताया कि शुद्ध और पवित्र से शुद्ध जीवन जीने के लिए परिवार को छोड़कर सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। उनकी ज्ञान भरी बातें और शिक्षा एक पुस्तक के रूप में मौजूद है, जिसे तिरुकुरल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, तिरुवल्लुवर एक कवि और एक महान विचारों के व्यक्ति होने के कारण उनका स्टैचू लंदन की SOS यूनिवर्सिटी में भी रखा गया है। तिरुवल्लुवर जी का जन्म आज से 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। दोस्तों, मेमोरियल रॉक पे जाने के लिए आपको फेरी बोट लेनी पड़ती है। सुबह जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी होती है। सनराइज देखकर सभी लोग फेरी बोट से जाने के लिए लाइन लगाते हैं। भारत में रहने वाले सभी को लगता है कि वे एक बार कन्याकुमारी विजिट करें, क्योंकि भारत का ये लास्ट लैंड है। यहाँ पे आपको हर एक स्टेट के लोग मिलेंगे। लोग काफ़ी खुश दिखते हैं क्योंकि आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई है। उनके मन में इतनी खुशी है कि वो बता नहीं सकते। हमारा देश इतना बड़ा है कि लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों, रॉक मेमोरियल पर पहुंचने के बाद आप किनारे पर देखेंगे तो आपको एक ब्यूटीफुल चर्च दिखेगा। चर्च का डिज़ाइन तो बहुत ही बढ़िया है। किनारे पे होने के कारण यह चर्च और भी ज़्यादा एलिगेंट लगती है। दोस्तों, जहां मैं खड़ा हूं यहां से आपको 3 समुद्र का मिलन दिखेगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को हम हिंद महासागर भी कहते हैं। ये तीनों समुद्र यहीं पे मिलते हैं, जिसे त्रिवेणी संगम से जाना जाता है। 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर त्रिवेणी संगम आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल से दिखाई देगा। रामेश्वरम में हम बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का मिलन भी देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ट्रैवलिंग के टाइम हमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, स्पेशली डाइट की, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम मिले या ना मिले ये तो पता नहीं रहता, पर किसी भी हालात में फिट रहना पड़ता है।
दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं रामेश्वरम, और रामेश्वरम को पहुंचने के लिए क्रॉस करने वाले हैं द पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज समुद्र में बनाया हुआ भारत का पहला ब्रिज है। 24 फरवरी 1914 में पंबन ब्रिज का ओपनिंग किया। पंबन ब्रिज उस टाइम का सबसे लंबा समुद्र ब्रिज है। रामेश्वरम ये एक आइलैंड है, भारत का ही एक भाग। उस टाइम जो लोग रामेश्वरम में रहते थे वे समुद्र के रास्ते से ही बोट से भारत के दूसरे राज्यों से जुड़े थे। पंबन ब्रिज बनाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन करना और आसान हो गया। इस आविष्कार को बनाने के पीछे लोगों की बहुत मेहनत है। समुद्र में ब्रिज बनाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह ब्रिज सिर्फ 3 सालों में बनाया है। मैं उस हर एक वर्कर को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने पंबन ब्रिज बनाने में अपना योगदान दिया है। कन्याकुमारी से रामेश्वरम की रेलवे लाइन की दूरी 407 किलोमीटर की है। दोस्तों रामेश्वरम पहुंचने के बाद हम लोग मंदिर में गए। मंदिर में जाने से पहले समुद्र में स्नान करना पड़ता है। दोस्तों रामेश्वरम टेम्पल काफ़ी शानदार है। ये टेम्पल अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। रामेश्वरम और धनुषकोडी में और भी बहुत सारे मंदिर है। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी, जहाँ राम सेतु श्रीलंका की मन्नार आइलैंड को मिलता है। दोस्तों धनुषकोडी को जाते समय राइट साइड को आपको हिंद महासागर दिखेगा। इस महासागर को इंडियन ओशन भी कहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये नज़ारा देखते समय ऐसा लगता है जैसे किसी नए ग्रह पर पहुंच गए हो। दोस्तों राम सेतु यह ब्रिज 48 किलोमीटर का है। ईयर 1480 में एक चक्रवात से यह थोड़ा टूट गया पर अभी भी सुरक्षित है। कुछ साल पहले एक टीवी चैनल ने बोट ले जाकर देखा और वे लोग उस ब्रिज पर चलकर भी आ गए। उन्होंने ये भी देखा कि ब्रिज से जाते समय हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल ये दोनों समुद्र का मिलन दिखता है। दोनों समुद्र का रंग अलग अलग है। राम सेतु बीच सी शोर से ही दिखता है, पर राम सेतु पर जा नहीं सकते। इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर होने के कारण यहाँ के पुलिस पानी में जाने नहीं देते। दोस्तों आज भी राम सेतु को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी राम सेतु के किनारे मिलते हैं, और हम लोगों ने ये फ्लोटिंग स्टोन खुद डुबा कर देखे। दोस्तों राम सेतु को लेकर बहुत से विवाद हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रिज नेचुरली बना है, बट इंडिया के 3 सीनियर जियोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि ये ब्रिज मानव निर्मित ब्रिज है। उसके बाद यूएस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिस्कवरी शुरू की और कहा कि ये ब्रिज नेचुरल नहीं है, ये ब्रिज मानव निर्मित ब्रिज है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंस चैनल पर एंसेंट लैंड ब्रिज प्रोग्राम के नाम से खुलासा हुआ। दोस्तों राम सेतु की सैटेलाइट पिक्चर को सामने रखते हुए मैंने अपनी ये पिक्चर बनाई है, जिसमें क्लियर दिखते हैं सेतु के मुख्य भाग। दोस्तों राम सेतु की शुरुआत धनुषकोडी से होती है और वह मन्नार श्रीलंका की ज़मीन को जाके मिलते हैं। राम सेतु ये ब्रिज 48 किलोमीटर का है। राम सेतु ईयर 1480 में एक चक्रवात से ये थोड़ा टूट गया पर अभी भी सुरक्षित है। सोचने वाली बात यह है कि समुद्र के बीचों बीच इतना पक्का ब्रिज कैसे बनाया होगा। उस टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और तो और समुद्र में भारी भूकंप तूफान भी आते रहते हैं। इन हजारों सालों में ऐसे कितने सुनामी आए होंगे। अगर आपने समुद्र में स्विमिंग की है तो आपको पता हुआ होगा लहरों में कितनी ताकत होती है। सुनामी जैसे तूफान तो बाजी पलट देते हैं। इतने साल के बाद भी आज भी राम सेतु के पत्थर वही है, और न ही उन पत्थर की रेती बनी। नेचुरल क्लाइमेट्स में सब कुछ वॉश हो जाता है। हाँ ईयर 1480 में थोड़ा राम सेतु को धक्का लगा, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हजारों साल के बाद भी सेतु की रचना देखकर जियोलॉजिस्ट भी सोच में पड़ गए हैं। ये सभी बातें रामायण की तरफ इशारा करती है। इतना ही नहीं, लंकापति रावण के तो ऐसे बहुत से सबूत
आज भी श्रीलंका में मिलते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक समुद्र आइलैंड जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होने के बाद उस आइलैंड का क्या हाल हुआ। तो इस चैनल से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।